नमस्कार दोस्तों, 20 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, एनजीटी क्लोजेस प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मेकेदातु प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको बताऊं तो 26 मई 2021 वाली अगर करंट अफेयर्स की आपने वीडियो देखी हो, 32 मिनट की वीडियो थी, उसमें 17 मिनट के टाइम स्पैन पे, मतलब कि 17 मिनट पे अगर आप जाओगे तो वहां पे मैंने आपको इस मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है। मेकेदातु जो डैम है, दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये आपको इन दोनों स्टेट्स की बाउंड्री दिख रही है और यहाँ पे कहीं पे आपका मेकेदातु डैम है। कावेरी जो बह के तमिलनाडु के अंदर एंट्री मारती है, उसका पानी इस्तेमाल करके यहाँ पे बिजली भी पैदा की जाएगी और साथ साथ बेंगलोर तक पानी लेके जाया जाएगा। तो तमिलनाडु में पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट तमिलनाडु की सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। तमिलनाडु की सरकार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है इस केस के अगेंस्ट। अभी कर्नाटका की सरकार बहुत लंबे समय से अनाउंसमेंट कर रही है कि हम भाई मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को लेके एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक स्यूमोटो प्रोसीडिंग शुरू की थी। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया था मीडिया रिपोर्ट्स का। मीडिया रिपोर्ट्स क्या बोल रही थी? मीडिया रिपोर्ट्स ये बोल रही थी कि भाई मेकेदातु डैम का कंस्ट्रक्शन कर्नाटका की सरकार शुरू कर रही है बिना किसी एनवायरमेंट क्लियरेंस के। बाद में जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसके अंदर थोड़ी बहुत इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि भाई कर्नाटका की सरकार सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए ऑलरेडी अलग अलग रेलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुकी है। तो यहां पे कर्नाटका की सरकार ने इस प्रोसीडिंग के सामने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने बोला कि जैसे ही हमको क्लियरेंसेस मिलेंगे वैसे ही हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो ये जो मीडिया रिपोर्ट थी जिसमें लिखा हुआ था कि कर्नाटका की सरकार बिना किसी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस के, बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, ये गलत है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने खुद ही यहाँ पे इस प्रोसीडिंग को बंद कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यह कहा है कि जब हमने छानबीन की तो हमको पता चला कि ऑलरेडी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए कर्नाटका की सरकार सबमिट कर चुकी है और चूंकि ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो एनजीटी में इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है और एनजीटी ने अभी के लिए मेकेदातु डैम वाला प्रोजेक्ट का केस अपने पास बंद कर दिया है। अब जो भी इस केस में निकलेगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलेगा। एट दिस सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स अगर अप्रूवल दे देते हैं मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल था ना, एक्चुअली में तमिलनाडु की सरकार का ये बोलना है कि ये जो पर्टिकुलर मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट है ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के डिसीजन को वायलेट करता है। थोड़ा बहुत पानी कावेरी का कर्नाटका के पास रहना चाहिए, थोड़ा बहुत तमिलनाडु के पास रहना चाहिए। अभी ये मेकेदातु अगर बन जाता है तो तमिलनाडु के पास पानी कम हो जाएगा, ऐसा तमिलनाडु की सरकार का बोलना है। कर्नाटका की सरकार बोल रही है कि भाई सफिशिएंट पानी तमिलनाडु में जाएगा, हम केवल अपने हिस्से का पानी ही इस्तेमाल करेंगे मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट में। तो इस रिस्पेक्ट में जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक ज़्यादा इसमें एजम्पशंस करने की जरूरत नहीं। 2017 से ये केस चालू है सुप्रीम कोर्ट में। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये जो मेकेदातु डैम है, जहाँ पे कावेरी नदी अपनी ट्रिब्यूटरी अर्कावती नदी के साथ मिलती है, वहाँ पे एक बहुत गहरी खाई है जिसको आप गॉर्ज बोलते हो। गॉर्ज क्या आपको पता है ना, कि दोनों तरफ पहाड़ है और बीच से बिल्कुल खाई और उस खाई से रिवर बहती हुई जा रही है। तो हुआ ये होगा कि इन पहाड़ों को काट काट के रिवर वो बीच से बही होगी, तो इसको बोला जाता है गॉर्ज। और इसी गॉर्ज में बहती है आपकी ये, मतलब इसी गॉर्ज के आसपास ही जो कावेरी और अर्कावती का पानी मिल रहा है वहां पे बनाया जा रहा है ये मेकेदातु प्रोजेक्ट। एग्जैक्ट रिजर्वायर साइट का नाम क्या है? ओंतु गोंदलू। यहाँ पे पानी स्टोर किया जाएगा, उस पानी से बिजली पैदा की जाएगी और पानी बेंगलोर सिटी को भी प्रोवाइड किया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए और आसपास इरीगेशन के लिए भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, तमिलनाडु मना करेगा, ऑब्वियसली बात है, तमिलनाडु को लगता है कि उनके यहाँ पे पानी कम हो जाएगा। तो ये था पूरी की पूरी न्यूज़। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अगर आप देखना चाहते हो तो 26 मई वाली करंट अफेयर्स में 17 मिनट के टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज़ आपको काम आएगी। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। पहला, दानिश कबाड़े, श्वेता राठौर। श्वेता राठौर का ये सेकेंड मंथ है एज अ मेंबर। आशुतोष कुमार, धनेन्द्र पाठक, द ड्रीमिंग बग एंड शादाब अहमद। शादाब अहमद का भी ये सेकेंड मंथ है एज अ मेंबर। तो शाबाब, ड्रीमिंग बग, धनेन्द्र पाठक, आशुतोष कुमार, श्वेता राठौर, दानिश कबाड़े, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग ज्वाइन करते हैं
कहीं ना कहीं अब देखिए रोज की बेसिस पे 7-8 मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत थैंकफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप वीडियोस को शेयर भी करते रहेंगे तो आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। देखिए जो मेरी स्टैटिक की वीडियोस हैं उनकी लॉन्ग टर्म व्यूबिलिटी तो अच्छी होती है, शॉर्ट टर्म व्यूबिलिटी उतनी नहीं है। रीजन भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो यूट्यूब के ओशन में कहीं ना कहीं वीडियोस खो सी जाती हैं। तो वो वीडियोस नोटिस में तभी आएंगी जब आप में से ज़्यादा लोग उन वीडियोस को शेयर करोगे। आप लोग करते हैं, आप लोग वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग करते हैं, और एक मिशन मोड में करिए। दैट विल बी द बिगेस्ट गुरु दक्षिणा टू मी एज फार एज रिकॉग्निशन इज कंसर्न। चलिए, और हाँ, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और मेरे वेबसाइट के लिंक्स मिल जाएंगे। अगली न्यूज़, राजस्थान वुमेन वाउ टू नर्चर ग्रीन फैमिली। तो अभी हुआ ये है कि ये जो राजस्थान की चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तारानगर ब्लॉक है, और तारानगर ब्लॉक में 33 विजय पंचायत हैं, और हर विलेज पंचायत से 100 वुमेन सामने आई, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 5100 सैपलिंग्स लगाई। सैपलिंग्स मतलब एक छोटा जब पौधा लगता है बाद में वो पेड़ बनता है, तो सैपलिंग्स यहाँ पे लगाई गई हैं। क्यों? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन और ड्रॉट को मनाने के लिए। एक्चुअली में ये हरित मरुभूमि ग्रीन डिजर्ट लैंड की जो ड्राइव है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट्स में ये सैपलिंग्स लगाई गई। फिर ये कैंपेन किस चीज़ को हाईलाइट करता है? तो भाई ह्यूमैनिटी और नेचर कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, फैमिली कॉन्शियसनेस में ये पेड़ होने चाहिए, इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सेंसिटिविटी, एम्पावरमेंट, ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे की गई। यहाँ पे एक और पर्सन न्यूज़ में, श्याम सुंदर जानी। श्याम सुंदर जानी को इस साल का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है भाई, तो ये जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीतने वाले हैं श्याम सुंदर जानी, श्याम सुंदर जानी ने यहाँ पे मदद की है इन वुमेन्स को ये सिखाने के लिए कि कैसे सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, कैसे सैपलिंग्स को सेलेक्ट करते हैं और कैसे उनको केयर के साथ प्लांट करते हैं। ठीक है, जब ये अवार्ड दिया गया यूएन के द्वारा श्याम सुंदर जानी को, तो एकदम से फेमस हो गया, और आसपास के लोगों के अंदर भी ये चीज़ आती है कि भाई हमें भी कभी अवार्ड मिलेगा। लैंड रेस्टोरेशन के फील्ड में और कंजर्वेशन के फील्ड में एफर्ट मारने के लिए इस प्रकार के अवार्ड ज़रूरी हैं, और कहीं ना कहीं हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे सस्टेनेंस के लिए, हमारे लंबे समय तक नेचर के साथ एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में रहने के लिए भी कम्युनिटीज़ के साथ हम किस प्रकार का नेचर बनाएं, कैसे कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें, इन सब चीज़ों के बारे में सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है डेजर्ट ग्रीनिंग। क्या होता है डेजर्ट ग्रीनिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैन मेड रिक्लेमेशन ऑफ डेजर्ट्स for ecological regions, biodiversity, farming and forestry, but also for reclamation of natural water systems and other ecological systems that support life। देखिए जो मरुस्थली इलाके हैं, वो मरुस्थली इलाके जहाँ पे अब ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं बचे हुए हैं, जहाँ ज़्यादा पानी नहीं बचा हुआ है, उन मरुस्थली इलाकों को हरे भरे इलाकों में बदलना, वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करना, उनको एग्रीकल्चरल लैंड में बदलना, और वहाँ पे जो नेचुरल वाटर सिस्टम्स एलिमिनेट हो गए उनको फिर से रिज्यूविनेट करना, ऐसे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को फिर से वहाँ पे लेके आना कि लाइफ वहाँ पे थ्राइव कर सके, और इसको बोला जाता है डेजर्ट ग्रीनिंग। एक बात याद रखिएगा कि डेजर्ट ग्रीनिंग गर्म डिजर्ट्स में और कोल्ड डिजर्ट्स दोनों जगहों पे होती है। तो गर्म और कोल्ड, एरिड और सेमी एरिड डिजर्ट्स, ये सब डेजर्ट ग्रीनिंग के अंदर आते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा जो टोटली आइस कैप्ड इलाके हैं, परमाफ्रॉस्ट रीजन है, यहाँ पे डिजर्ट ग्रीनिंग अप्लाई नहीं होती है। तो बिल्कुल ही हिमालय का कोई ग्लेशियर है तो वहाँ पे आप डेजर्ट ग्रीनिंग को अप्लाई नहीं करोगे। लेकिन मान लीजिए लेह लद्दाख का इलाका हो गया, वो इलाके जहाँ पे परमानेंट बर्फ नहीं जमी हुई है, वहां पे आप कह सकते हो कि हाँ भाई डेजर्ट ग्रीनिंग का स्कोप है। जैसे तैसे करके पानी के रिसोर्सेज को रिज्यूविनेट किया जा सकता है, वहां पे पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। डेजर्ट ग्रीनिंग में वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। यहाँ पे डेजर्ट ग्रीनिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट ये बोलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है तो वो जगह कितनी भी गर्म हो, वो जगह कितनी भी ठंडी हो, वो कितनी भी सैंडी हो, रॉक्स हो, वहां पे उनके ऊपर ग्रीनरी लाई जा सकती है, उनको फॉरेस्ट या फार्म लैंड में बदला जा सकता है। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। डेजर्ट ग्रीनिंग का मतलब ही यही है कि अगर पानी है तो किसी भी इलाके को, चाहे वो कितना भी गर्म हो, वहां पे ग्रीनरी लाई जा सकती है। ठीक है, प्रॉपर तरीकों के थ्रू। ये तरीके क्या है? ये तरीके ही है आपके डेजर्ट ग्रीनिंग कि मरुस्थली इलाकों में हरा भरी चीजों को लेके आओ। इसमें एक और अप्रोच इस्तेमाल होती है जिसको पर्माकल्चर बोला जाता है। What is permaculture? This is an approach to land management and philosophy that adopts arrangements observed in flourishing natural ecosystem। फ्लोरिशिंग नेचुरल इकोसिस्टम में जिस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करके, ओवरऑल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर करके, कम्युनिटी रिजिलियंस करके, जैसे तैसे एक पर्टिकुलर जगह को हरा करो
तो कहीं ना कहीं जो पर्मा कल्चर है वो डिजर्ट ग्रीनिंग के साथ एसोसिएटेड है। पर्मा कल्चर को आप परमानेंट एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल उन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना जिससे मेजर स्केल पे एक जगह पे पेड़ पौधों को बढ़ाया जा सके, पानी के सिस्टम्स को आप कह सकते हो कि रिज्यूविनेट किया जा सके, और ये सब चीज़ें सस्टेनेबल तरीके से की जाएं, इसको आप कह सकते हो पर्मा कल्चर या पर्मा एग्रीकल्चर। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है डेजर्ट ग्रीनिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इलाके जब मरुस्थलीय इलाके में, डेजर्ट इलाके में की जाते हैं तो वो डेजर्ट ग्रीनिंग हो जाती है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनवायरमेंट कंजर्वेशन न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा वेलकम्स फर्स्ट हैचलिंग्स ऑफ घड़ियाल। देखिए, पहली बार आप देखो तो 1975 में घड़ियाल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था उड़ीसा में, और उड़ीसा में अभी नेचुरल नेस्टिंग्स मिली है देखने को घड़ियाल की। नेस्टिंग क्या होती है, जैसे कि हम बात करते हैं कि गहीरमठ बीच पे ये ओलाइव राइडले टर्टल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, वहाँ पे अपने अंडे देती हैं वो फीमेल्स, और बाद में वहाँ से उन अंडों से जो नए बेबीज होते हैं वो निकलते हैं। सेम गोज फॉर दिस घड़ियाल्स। ये घड़ियाल्स भी शैलो इलाकों में आते हैं, बिल्कुल कोस्ट के पास, और शैलो इलाकों में अपने अंडे देते हैं। इन अंडों से नए घड़ियाल निकलते हैं। वो नए घड़ियाल अपने पेरेंट्स के साथ कई हफ्तों तक या कई महीनों तक लगते हैं, जब वो मैच्योर इनफ हो जाते हैं तो फिर वो डीप वाटर में जा सकते हैं। ऐसी नई 28 हैचलिंग्स जहां पे अंडों से नए नए निकले हुए घड़ियाल देखे गए हैं। यह कहां पे दिखा? एंड ऑफ द मई में महानदी में देखने को मिला। बलदमारा जगह है सतकोसिया रेंज के पास, और इसको बहुत पास से ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो लोगों ने भी उड़ीसा में घड़ियाल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मूवमेंट चलाया, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो अगर आप देखो 1975 में उड़ीसा में घड़ियाल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। आज की डेट में उड़ीसा में तीनों स्पेशीज पाई जाती हैं घड़ियाल्स की। एक है फ्रेश वाटर घड़ियाल्स, एक है मगर, एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। घड़ियाल की अगर आप बात करिए, 70 डेज लगता है इनको इंक्यूबेशन के लिए, मतलब अंडा देने के बाद 70 दिन तक ये अंडा पकता है और फिर अंडा फूटता है और उसके अंदर से एक नया घड़ियाल निकलता है। और उसके बाद जो नए घड़ियाल निकल रहे हैं वो अपनी मदर्स के साथ सेवरल वीक्स या फिर सेवरल मंथ्स तक भी रहते हैं। और ये जो घड़ियाल से इनको शैलो इलाको चाहिए एग्स ले करने के लिए, मतलब जहां पे ज्यादा गहराई ना हो। अभी गहराई जहां पे ज्यादा ना हो तो इनको कोस्ट के पास आना पड़ेगा, और कोस्ट के पास मछुआरे घूमते रहते हैं। कोस्ट के पास मगर पकड़ के बेचने वाले इलीगल मार्केट में बड़े बड़े इंक्रोचर्स घूमते रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये घड़ियाल की स्पेशीज को नुकसान रहता था। इनको प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो कि कंजर्व करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। अभी भी आप देखोगे कि जो घड़ियाल के हैबिटाट्स हैं, दे आर प्रोन टू इंक्रोचमेंट एंड फिशिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि फिश पकड़ने के लिए निकलते हैं मछुआरे और उनके नेट में घड़ियाल फंस जाते हैं। कभी कभी इनके आगे के पोर्शंस को काट दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के चलते ये जो घड़ियाल्स हैं वो वल्नरेबल है। एक और बात है, ये जो मैंने आपको 3 स्पेशीज बताई ना, फ्रेश वाटर घड़ियाल, मगर से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर और क्रोकोडाइल घड़ियाल से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अगर कोई घड़ियाल मगर और क्रोकोडाइल के साथ रह रहा है तो उनके सामने भी उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजन मीन कि अगर एक क्रोकोडाइल की एक घड़ियाल से लड़ाई होती है तो घड़ियाल हारेगा, एक घड़ियाल की मगर से लड़ाई होती है तो घड़ियाल हारेगा, चूंकि घड़ियाल इज वीकर देन क्रोकोडाइल्स एंड मगर। घड़ियाल प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इनको पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है 1970 से ही। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये आते हैं, और IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसमें 90% सर्वाइविंग घड़ियाल्स मिलते हैं। और घड़ियाल को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी इस पे ध्यान दीजिएगा, घड़ियाल कंजर्वेशन अलायंस। घड़ियाल कंजर्वेशन अलायंस एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, और ये इंडिविजुअल्स अलग अलग डिसिप्लिन के हैं। बस इस इंडिविजुअल्स का एक कॉमन एम है कि कैसे भी इन घड़ियाल्स को एक्सटेंशन से बचाना है और इनको सस्टेनेबल वाइल्ड पॉपुलेशन में रीपॉपुलेट करना है, ताकि ये ऑटोनॉमस तरीके से जी पाए। इनको बचाने के लिए कोई आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस की जरूरत ना पड़े। समझ गए? तो घड़ियाल कंजर्वेशन अलायंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग इंडिविजुअल्स का, जो कि पूरी दुनिया में फाइट कर रहे हैं कि घड़ियाल्स को एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके और इनकी सस्टेनेबल वाइल्ड पॉपुलेशंस को मेंटेन किया जा सके। जनरल स्टडीज पेपर 3 में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ओडिशा प्लान्स टू प्लांट मैनग्रोव्स अलोंग इट्स कोस्ट। देखिए, मैनग्रोव्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेरे चैनल पे मैंने एक इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप YouTube पे सर्च मारते हो हर्षित द्विवेदी इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट, तो आपको सबसे ऊपर ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट नजर आएगी। जब आप इस पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे बीच में वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, अब आप इन वीडियोस को देखिए। यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट के बहुत से कंसेप्ट आपको समझा रखे हैं जो शुरुआती कंसेप्ट हैं। इन शुरुआती कंसेप्ट में से
2-3 वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड है मैनग्रोव्स के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से बहुत सारी वीडियोस को समझाते वक्त भी मैंने कहीं ना कहीं मैनग्रोव्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं बोलूंगा कि जो भी मेरी एनवायरमेंट इन इकोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसकी सारी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा प्रीलिम्स से पहले। कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट के कंसेप्ट्स के लिए सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि मैनग्रोव्स के लिए स्पेसिफिक वीडियोस कौन कौन सी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो पहले आपको दिख रहा है मैनग्रोव्स क्या है, न्यूमैटोफोर्स मैनग्रोव्स फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव क्या है, फिर ये ग्रीन कार्बन सिंक और ब्लू कार्बन सिंक में एक कार्बन सिंक मैनग्रोव्स भी है। तो दूसरी वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेटलैंड्स कहीं ना कहीं मैनग्रोव्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो वेटलैंड वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी की किताब में भी मैंने माउंटेन और मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात की है। तो दीज आर स्पेसिफिक वीडियोस विच आई हैव अपलोडेड विद रिस्पेक्ट टू मैनग्रोव्स ऑन माय चैनल। मैं रेफरेंस देके आपको याद दिलाता रहता हूँ। आप लोग बोलते हो ना रिवीजन कैसे करें कैसे करें, दिस इज द वे टू डू रिवीजन। अब न्यूज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि मैनग्रोव प्लांटेशंस को उगाएंगे 109 हेक्टेयर के इलाके में, और कैजुआ रिनास प्लांटेशन को लाएंगे लगभग 4000 हेक्टेयर के इलाके में। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो ओडिशा है दैट इज वेरी मच प्रोन टू साइक्लोन्स। ओडिशा की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार की है कि वहां पे साइक्लोन्स आते ही आते हैं। 480 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है ओडिशा की। इट इज वेरी मच वल्नरेबल टू फ्लड्स आल्सो, हेल स्टॉर्म्स, ड्रॉट। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये जो मैनग्रोव्स प्लांटेशन है और ये जो कैसुआरिनास प्लांटेशन है, ये कहीं ना कहीं मदद करेंगी ओडिशा की कोस्टल बेल्ट को इस प्रकार के एनवायरमेंटल हैजार्ड से बचाने के लिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मैनग्रोव्स क्या हो जाते हैं। कैसुआरिनास क्या है? कैसुआरिनास भी आप एक तरीके से कह सकते हो कि कोस्टल इलाके में लगने वाले पेड़ हैं। एक्चुअली में कैसुआरिना एक जेनस है और इस जेनस के अंदर 17 ट्री स्पेशीज आते हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं कोस्टल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरग्रीन श्रब्स और ट्रीज होते हैं ये आपके कैसुआरिनास के। तो बेसिकली जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जाएंगे उड़ीसा में। और ये जो कैसुआरिनास है ये स्टेट के रिसोर्सेज यानी सरकार का जो पैसा होता है राज्य सरकार का, उसको इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे। और ये जो कोस्टल बेल्ट प्लांटेशन लगाई जाएगी ये भाई साइक्लोन्स के दौरान स्ट्रॉन्ग विंड से बचाएगी, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करेगी, और कहीं ना कहीं पानी की स्ट्रॉन्ग वेव से भी बचाएगी कोस्टल इलाकों को। मैनग्रोव्स बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 50 हेक्टेयर में लगाए जाएंगे, भद्रक में 30 हेक्टेयर, केंद्रपाड़ा 25 हेक्टेयर, पुरी में 4 हेक्टेयर। अगर आप बात करो तो मैनग्रोव फॉरेस्ट कर्नाटका, ये जो उड़ीसा स्टेट है 219 स्क्वायर किलोमीटर के मैनग्रोव फॉरेस्ट है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। हालांकि अगर आप देखो तो मैनग्रोव प्लांटेशन जितनी रिकॉर्डेड है ऑन पेपर है उससे काफी कम हो चुकी है। रीजन बीइंग प्रॉन कल्टीवेट करने वाले और भी कोस्टल इलाकों में जो इकोसिस्टम सर्विसेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उसके चलते मैनग्रोव प्लांटेशंस कहीं ना कहीं इनक्रोच हो रही हैं। ये मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस हमको कब समझ में आती है? अभी रिसेंटली 26 मई 2021 को ये जो साइक्लोन यास आया था, आप कह सकते हो जब ये साइक्लोन यास भितरकनिका नेशनल पार्क में पहुंचा तो वहां पे जो मैनग्रोव्स है ना, कहीं ना कहीं साइक्लोनिक विंड्स को रेजिस्टेंस दिया इन मैनग्रोव फॉरेस्ट ने। और जब ये मैनग्रोव फॉरेस्ट कुछ हद तक साइक्लोनिक विंड्स को रोक लेती हैं, उसके इंपैक्ट को, तेज बहाव को रोक लेती हैं, तो जो इनर कोस्टल कम्युनिटीज हैं उन तक नुकसान थोड़ा कम पहुंचता है। दैट इज वाई दीज मैनग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसलिए सरकार यहाँ पे इतना पैसा खत्म करके इनको लगाने की बात करी। तो मैनग्रोव्स है क्या? इट इज अ श्रब और स्मॉल ट्री जो कि कोस्टल सैलाइन और ब्लैकिश वाटर में उगते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा वाटर जिसमें फ्रेश वाटर भी है और जिसमें थोड़ा सॉल्ट वाटर भी है। क्योंकि बिल्कुल ही सॉल्ट वाटर हो जाएगा, पूरा ही समुद्र का खारा पानी हो जाएगा, तो उतनी तेजी से मैनग्रोव्स नहीं उगेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, समुद्र का वो पानी जहां पे इनलैंड से कोई नदी आके मिलती है तो ओवरऑल एक ब्रैकिश वाटर मिल जाता है, ना वो कंप्लीटली सलाइन होता है ना ही कंप्लीटली फ्रेश वाटर होता है, और इसमें मैनग्रोव्स बहुत अच्छी तरीके से उगते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ मतलब इक्वेटोरियल इलाकों में मैनग्रोव्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। 2000 में टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया दुनिया का है 1,37,800 स्क्वायर किलोमीटर, और मील में बात करिए तो 53,200 स्क्वायर मील। 118 कंट्रीज और टेरिटरीज में ये मैनग्रोव का इलाका फैला हुआ है। ऑब्वियस सी बात है मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये केवल कोस्टल इलाकों में या ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे एक मिक्स्ड टाइप का इकोसिस्टम बनता है, जहां पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों अवेलेबल है। ये सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज है। न्यूमैटोफोर्स इनमें से निकलते हैं। न्यूमैटोफोर्स क्या है ये जानना है तो जो मैंने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस का आपको रेफरेंस दिया उनको जाके देखिए। इनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। दे आर अडेप्टेड टू लिव इन हार्श कोस्टल कंडीशंस। इनका एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, जबरदस्त इनका रूट सिस्टम होता है। तभी तो आप देखो कि इनकी रूट्स खारे पानी के नीचे दबी हुई हैं, उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं सांस ले लेते हैं। कैसे सांस ले लेते हैं? न्यूमैटोफोर्स के दम पे। वीडियोस देखिए क्लियर हो जाएगा।
तो लो ऑक्सीजन कंडीशंस में जीने की काबिलियत होती है मैंग्रोव्स के पास। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनवायरमेंट कंजर्वेशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो भाई नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 18th फाउंडेशन डे बनाया 19 जून 2021 को। पिछले 18 साल से इंडिया के इंटरनेट इकोसिस्टम को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। इस कंपनी के बारे में और बात करें तो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर काम करती है। नाउ इट इज, पहले तो बनी थी सेक्शन 25 के अंदर, अब ये काम कर रही है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ओके, काम क्या है? तो इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज को अच्छा करना। 19 जून 2003 को इसको रजिस्टर किया गया, तो उसी समय पे इंटरनेट बूम पूरी दुनिया में आया था और इंडिया में भी इंटरनेट पहुंचा था। अब इस नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का काम क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन पियरिंग ISPs, कंटेंट प्लेयर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद देयर ओन AS नंबर। क्या मतलब है इन सब चीजों का? समझाता हूं। AS नंबर एक्चुअली में होते हैं आपके ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स। बैंडविड्थ का मतलब समझते हो दोस्तों? मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिसेंटली अपनी वेबसाइट खोली, ठीक है ना। अब उस वेबसाइट पे मुझे एक बैंडविड्थ एलोकेट हुई, तो जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया। जैसे कि मेरे घर पे अगर मान लो किसी कंपनी का इंटरनेट लगा हुआ है, जैसे मान लो जियो5 या फिर एयरटेल ब्रॉडबैंड लगा हुआ, तो ये सब क्या है? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब मान लीजिए मैं hostgator.com पे गया और hostgator.com से मैंने अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदा और कहीं ना कहीं होस्टिंग खरीदी और मैंने वेबसाइट बनाई। अब उन्होंने मुझे एक बैंडविड्थ एलोकेट की। बैंडविड्थ का मतलब क्या है? कि भाई आपकी वेबसाइट पे मैक्सिमम दिन के 3000 लोग आ सकते हैं या महीने के 1 लाख लोग आ सकते हैं, और उससे ज्यादा आएंगे तो उससे ज्यादा आपकी बैंडविड्थ नहीं है, आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। ये होती है बैंडविड्थ। मतलब कि आप कितना ट्रैफिक झेल सकते हो मैक्सिमम, आपकी वेबसाइट पे किसी कितना मैक्सिमम ट्रैफिक आ सकता है, दिस विल बी द बैंडविड्थ ऑफ माय वेबसाइट। सिमिलरली यूट्यूब की अपनी बैंडविड्थ है, गूगल की अपनी बैंडविड्थ है, मतलब किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितना हद तक कंटेंट आ सकता है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम करता रहेगा, और द मोमेंट उसकी बैंडविड्थ एक्सीड कर गई, सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो दिस इज बेसिकली बैंडविड्थ, और जितनी ज्यादा बैंडविड्थ आपको उतना ज्यादा पैसा खत्म करना पड़ेगा। यूट्यूब पे हर मिनट कई सौ हजारों घंटे की वीडियोस अपलोड होती है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब की बैंडविड्थ ज्यादा है। बैंडविड्थ क्यों ज्यादा है? क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब का कंटेंट देख रहे हैं आके, तो जो कंटेंट का फ्लो है दैट इज बीइंग काउंटेड इन बैंडविड्थ। तो उसी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रैफिक में इंडिया को भी एक बैंडविड्थ एलोकेट की गई है, और इस बैंडविड्थ को खरीदने के लिए इंडिया को इंटरनेशनल प्लेयर्स को पैसा देना पड़ता है। ओके, और ये सारा बैंडविड्थ वाला काम, इंडिया की बैंडविड्थ वाला काम नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया देखता है। तो जो भी इंडिया को इंटरनेशनल बैंडविड्थ मिली हुई है, इंडिया के अंदर इंटरनेट चलाने के लिए उसको एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि फॉरेन एक्सचेंज बच सके। मैं बताता हूं कैसे। इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। आपको लेटेंसी कम करना। लेटेंसी क्या होती है? देखिए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का काम यह है कि इंडिया का ट्रैफिक इंडिया के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में एक कॉमन नेटवर्क पे चले, इंटरनेशनली डाइवर्ट ना करना पड़े। अब समझिए, इंटरनेट मान लीजिए यूएस में है, ओके, यूएस में सेंटर है या यूरोप में इंटरनेट का सेंटर है। ये इंटरनेट ग्लोबली इंडिया के एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो इंडिया का नेटवर्क है, इस इंडिया के नेटवर्क से अलग अलग लोग कनेक्शंस लेंगे, अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्शन लेंगे। तो एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, अब तो वीआई हो गया। ओके, इस प्रकार के जो अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मान लीजिए एयरटेल ब्रॉडबैंड हो गया, जियो5 हो गया, जितने भी प्रकार के आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वाली कंपनी रहती हैं, वो इस नेटवर्क से आके कहीं ना कहीं इंटरनेट की सर्विसेज लेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। अब होता यह है कि इस प्रकार के बहुत सारे नेटवर्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और ये सारे के सारे नेटवर्क्स इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लोगों को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक नेटवर्क कनेक्टिविटी है वहां पे। अब पॉइंट यहां पे ये है कि जितने भी अलग अलग नेटवर्क्स इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो भी सर्विस दे रहे हैं हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहीं ना कहीं लोगों तक इंटरनेट की सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, इस पूरे की पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या करेगा? हमारी बैंडविड्थ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 ट्रिलियन जीबी की बैंडविड्थ इंडिया को अडॉप्ट मतलब दे दी गई। अब बात यह है कि हमारे ये जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, ये अलग अलग नेटवर्क्स फॉरेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अलग अलग नेटवर्क्स इंडिया में अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए एक नेटवर्क N1 है,
एक N2 है, एक N3 है। ओके, अब मान लीजिए N1 पे कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट होस्टेड है, N2 पे कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट होस्टेड है। तो मान लीजिए इंडिया की एक ई कॉमर्स साइट यहाँ पे, एक ई कॉमर्स साइट यहाँ पे, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होना है। तो आप समझिए बात को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग, नेटवर्क्स अलग अलग। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मान लीजिए कोई एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कोई दूसरा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो एयरटेल अपना नेटवर्क, मान लीजिए एयरटेल अपनी सर्विसेज कहीं और नेटवर्क से ले रहा है, जियो कहीं और नेटवर्क से ले रहा है। अभी ये नेटवर्क आपस में अगर जुड़ जाए तो इसको बोला जाएगा पियरिंग ऑफ आईएसपीज। मतलब आईएसपीज जिस भी नेटवर्क के थ्रू अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, उस नेटवर्क को आपस में शेयर कर लें, पीयर कर लें। क्योंकि होगा ये कि मान लीजिए किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इस N1 को कमांड दी, और N1 को अगर N2 के साथ जोड़ना है तो सीधे जोड़ दो, नहीं तो होगा क्या कि N1 से इंफॉर्मेशन पहले यूएस या यूरोप वाले सर्वर पे जाएगी, फिर उस सर्वर से हमारे N2 पे आएगी, और फिर N2 से कस्टमर्स के पास जाएगी। तो ये एक लंबा रास्ता हो जाएगा, और इस लंबे रास्ते में इंफॉर्मेशन फ्लो बड़ा हो जाएगा। उसके चलते बैंडविड्थ हमारी ज्यादा कंज्यूम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में लोग अपने इंटरनेट जो भी नेटवर्क होता है उसके ऊपर क्या खेलते हैं, काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं। अभी काउंटर स्ट्राइक खेलने के लिए वो इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं, वो अपने लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। समझ गए बात को? तो कॉलेज के अंदर क्या होता है कि काउंटर स्ट्राइक चल रहा है, तो कोई अपने कमरे में लैपटॉप लेके बैठा है, दूसरे अपने कमरे में लैपटॉप लेके बैठा है, आपस में खेल रहे हैं, काउंटर स्ट्राइक चल रहा है। गेम उनके पीसी पे इंस्टॉल है और सब मिलके खेल रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की यहां जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो कंप्यूटर्स हैं वो किसी एक लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। इंटरनेट के साथ जुड़ना जरूरी नहीं है यहाँ पे। समझ गए बात को? तो यहां पे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन फ्लो को हमने बचा लिया। अब इसमें मान लीजिए कि जो एक कॉलेज में, एक हॉस्टल के अंदर अलग अलग लोग बैठ के लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ के काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं। ये मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क के साथ ना जुड़ के इंटरनेट के साथ जुड़ के खेल रहे होते, तो क्या होता? तो उस केस में इंटरनेट पे पहले कमांड भेजते, वो इंटरनेट की कमांड किसी एक सर्वर पे जाती, उस सर्वर से किसी दूसरे सर्वर पे जाती, उस दूसरे सर्वर से किसी तीसरे सर्वर पे जाती, और फिर तीसरे सर्वर से बगल ही में, एक ही हॉस्टल के एक रूम के बगल में जो दूसरा रूम वाला बैठा है उसके पास इंफॉर्मेशन इतने सर्वर से घूम के पहुंचती, और लोकल एरिया नेटवर्क में सीधे पहुंच रही है। तो आप समझ गए ना, पियरिंग ऑफ आईएसपीज। इंडिया में पियरिंग ऑफ आईएसपीज का मतलब क्या है? ये पियरिंग ऑफ आईएसपी समझा रहा हूं मैं आपको। पियरिंग ऑफ आईएसपीज का मतलब ये है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल जैसे, ठीक है, आपके जियो जैसे, ये अपने नेटवर्क्स को आपस में शेयर कर लें। तो जब ये नेटवर्क्स को आपस में शेयर कर लेंगे तो इनके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन इनके नेटवर्क के थ्रू ही इंटरचेंज हो जाएगी, उसको यूएस के सर्वर्स के थ्रू आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारी बैंडविड्थ बचेगी। समझ गए? हमारा ट्रैफिक की जरूरतें कम होगी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा हम बैंडविड्थ कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज को इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। समझ गए बात को? क्योंकि देखिए, इंटरनेट के लिए हम सर्विसेज खरीद रहे हैं, अब तो हम लोग खुद की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए अगर कोई ईमेल चलाना चाहता था तो क्लाउड सर्विसेज या तो वो माइक्रोसॉफ्ट की खरीदता था, या फिर एप्पल की खरीदता था, या फिर गूगल की खरीदता था। तो सारा का सारा सर्वर, सारा का सारा ट्रैफिक कहां से इंटरचेंज हो रहा है? तो गूगल के सर्वर से हो रहा है, आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज से हो रहा है, जो कि किसी और देश में है, और उनके लिए पेमेंट की जा रही है। अब अगर ये क्लाउड सर्वर्स इंडिया के अंदर ही बना दिए जाएंगे तो पैसा देश के बाहर जाएगा नहीं, पैसा देश के बाहर जाएगा नहीं तो हमारा फॉरेक्स बचेगा। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो मेरा। तो इंटरनेट के ट्रैफिक को इंडिया के अंदर बहुत, आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि हमारी बैंडविड्थ कम कंज्यूम हो, हम लोग पैसा कम खत्म करें इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। प्लस जितनी कम लेयर्स होंगी इंफॉर्मेशन के फ्लो में, उतना ही तेज इंटरनेट की स्पीड होगी और लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी ब्राउजर पे गए और आपने harshitdwedi.com सर्च मारा, तो अब harshitdwedi.com को सर्च मारने के बाद खुलने में जितना समय लगेगा ना, इसको आप लेटेंसी बोलते हो। तो कमांड देने के बाद उस कमांड को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगा, दिस इज व्हाट इज नोन एज लेटेंसी। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट चला रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि लेटेंसी कम से कम हो, लेकिन अगर मुझे लेटेंसी कम से कम करनी है तो मुझे पैसा ज्यादा खत्म करना पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। तो लेटेंसी कम करने में पैसा ज्यादा ना खत्म करना पड़े, इसीलिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का रोल यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज्यादा आसान तरीके से मैं समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, यहाँ पे नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक काम और करता है, ये .in रजिस्ट्री चलाता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जो .in के नाम पे चलती हैं, ठीक है ना। .in हमारे कंट्री का डोमेन है, ओके। तो फॉर एग्जांपल .in लिया है तो मोस्ट प्रोबब्ली इंडिया के अंदर कोई बिजनेस चलाना है तो आप .in चला सकते हो।
ठीक है। प्लस इंडिया के अंदर ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस एलोकेट करना, IPv4, IPv6, इस प्रकार की चीज़ें एलोकेट करना, फिर इंडियन एफिलिएट्स को ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से आप कह सकते हो एलोकेट करना, ये सब काम है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की लास्ट न्यूज़, इब्राहिम रईसी विंस ईरान प्रेसिडेंसी। ईरान के नक्शे की आप बात करोगे तो जब भी कोई इस प्रकार का देश न्यूज़ में हो तो भाई उसके नक्शे को ज़रूर रीड कर लेना। तो ईरान की बाउंड्री नॉर्थ में कैस्पियन सी के साथ, साउथ में पर्शियन गल्फ के साथ, इंडियन ओशन के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, खासकर अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ इधर। तो ईरान की बाउंड्री इधर देखिए लग रही तुर्कमेनिस्तान के साथ, नॉर्थ में अजरबैजान के साथ, टर्की के साथ, आर्मेनिया के साथ एक बहुत छोटा सा बॉर्डर, वेस्ट में इराक के साथ। चूंकि ये आर्मेनिया अजरबैजान वाला इलाका रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है जंग के चलते, तो ये सब बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ईस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ तो ईरान बाउंड्री बनाता ही है। और ये देखिए, ये है वो पोर्ट जिसमें हमने इतना इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, चाबहार पोर्ट बोलते हैं इसको, ओके। और यहाँ पे जो बंदर अब्बास के पास पोर्ट है, इसके ऊपर चाइना कब्जाने के चक्कर में कितना कब्जा पाता है वो बात की बात है। ये आपको इब्राहिम रईसी साहब की यहाँ पे फोटो नजर आ रही है, और ये बने हैं यहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट। अल्ट्रा कंजर्वेटिव ब्लॉक को ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय से लीगल फील्ड में काम कर रहे थे। आप कह सकते हो कि हार्ड लाइन जुडिशरी के चीफ हैं ये इब्राहिम रईसी साहब। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये जीत गए, पहले ही समझ में आ रहा था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये जीतेंगे। एडिटोरियल्स में मैंने डिस्कस किया था कि वैसे तो 7 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, उन 7 कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पोलिंग पड़ेगी, लेकिन इलेक्शन ही यहाँ इस प्रकार से किया जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शुरुआत से ही इब्राहिम रईसी को जिताने की यहाँ पे प्रॉपर चाल थी। और यहाँ पे वोट डालने भी बहुत कम लोग आए हैं। पिछली बार जो वोट डाले थे उसमें 70% लोग वोट डालने आए थे, इस बार केवल 48.8% लोग वोट डालने के लिए आए हैं। ईरान का जो प्रेसिडेंट होता है वो ईरान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। नंबर 1 पे कौन है, तो सुप्रीम लीडर। कौन है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, तो अयतुल्ला अली खिमेनेई साहब है। दूसरे नंबर पे रईसी साहब है। और कहीं ना कहीं अयतुल्ला अली खिमेनेई चाहते थे कि मिस्टर रईसी यहाँ पे प्रेसिडेंट बने, और मिस्टर रईसी यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए। ईरान की बात की जाए तो कंजर्वेटिव शिया इस्लामिक वैल्यूज पे चलता है ये। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले कहीं ना कहीं ईरान बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आइडियल्स को फॉलो कर रहा था। तो अगर वो इस्लामिक रेवोल्यूशन ना होता तो मोस्ट प्रॉब्ली ईरान आज टर्की जैसा बन जाता, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, और उनकी इकोनॉमी भी थ्राइव कर रही होती। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अल्ट्रा कंजर्वेटिव लीडर्स का वहाँ पर राज आ गया। कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड से उनके जो रिलेशंस थे वो कट ऑफ हो गए, और आज की डेट में ईरान एक बहुत अल्ट्रा कंजर्वेटिव कंट्री बन गया है। प्लस उनकी लीडरशिप की यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बनी नहीं, तो उनके ऊपर बहुत लंबे समय से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो उनके इकोनॉमिक हालात भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि आप देखो कि ईरान के अंदर शिया पॉपुलेशन डोमिनेट करती है, उनकी लीडरशिप भी कहीं ना कहीं शिया सेक्ट को फॉलो करती है। इसीलिए शिया सुन्नी के विवाद को लेकर ईरान की सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज के साथ भी नहीं बनती, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई प्रिडोमिनेटली सुन्नी कंट्रीज हैं, और शिया सुन्नी का विवाद इस्लाम धर्म में एक बहुत बड़ा विवाद है। और आप देखोगे कि अब तो सिर्फ धर्म के सेक्ट्स के विवाद की बात नहीं है, जियोपॉलिटिक्स में एक अलग ही प्रकार का एंगल आ गया है। इजराइल की सऊदी अरेबिया और यूएई से अच्छी दोस्ती हो गई है, और एक प्रकार का ब्लॉक बन गया है अगेंस्ट ईरान। और सीधे सीधे तो नहीं लड़ रहे हैं, बट चाहे आप येमेन क्राइसिस को देख लो, चाहे आप सीरिया क्राइसिस को देख लो, चाहे आप लेबनान के इश्यूज को देख लो, चाहे आप गाजा पट्टी में हमास की बात कर लो, हर जगह पे कहीं ना कहीं जो ईरान है वो इजराइल को, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज को पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, पुश बैक कर रहा है। वापस आते हैं इब्राहिम रईसी बारे में बात कर लेते हैं। 60 साल के क्लरिक हैं ये, प्रोसिक्यूटर की तरह इन्होंने काम किया है, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर की तरह लीगल पोजीशंस में थे। जब से 20 साल के हैं तब से बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पकड़ी है। चीफ प्रोसिक्यूटर थे कराच सिटी की 20 साल की उम्र पे। 20 साल की उम्र के बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। 2019 में इनको जुडिशरी का हेड बनाया गया। 2017 में हसन रोहानी से हार गए थे। हसन रोहानी अब तक प्रेसिडेंट थे। हसन रोहानी कहीं ना कहीं मॉडरेट माने जाते हैं, ओके। हसन रोहानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है JCPOA में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में, जो कि बराक ओबामा के साथ साइन किया था। लेकिन हसन रोहानी ने जो कुछ भी अच्छा किया वो सब बर्बाद हो गया पगले डोनाल्ड ट्रंप के चलते, समझ गया। तो अब राइसी साहब ने बोला कि हम तो करप्शन फाइट करेंगे, इनइक्वालिटी को हटाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, हमारे लोग परेशान हैं, हम उनकी मदद करेंगे। इस प्रकार के डायलॉग सारे लीडर्स मारते हैं। तो यहाँ पे जीतने के बाद इब्राहिम रईसी भी मार रहे हैं। वो कितना लोगों के लिए काम कर पाएंगे ये आगे आने वाले कई सालों में पता चल पाएगा। किसी भी लीडर की परफॉर्मेंस को आप 1 साल, 2 साल, 5 साल में एसेस नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम आपको काम आएगा। तो आई होप आपको
जस्टिस हो रहा हो, आपको अच्छी लग रही हो ये न्यूज़ दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। और अच्छा लगे तो आप चैनल को ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं।